तो इमीन्स की जब बात करते हैं, देखो तो एक चीज समझो बेटा, अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन इस फॉर्म में है, ठीक है, नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं अमीन, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हैं और यहाँ पे साथ में ओ एच लगा हुआ था, ठीक है, तो ये इसको बोलते थे हम ऑक्जाइम्स, ठीक है, ये क्या है, अमीन्स। और नाइट्रोजन के साथ कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हैं और नाइट्रोजन के साथ एच लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम इमीन्स। तो देखो तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे अमीन्स, ऑक्जाइम्स और इमीन्स। अब इमीन्स से हमें प्रिपरेशन करानी है बेटा। तो इमीन्स का क्या करना पड़ेगा, वही रिडक्शन, जैसे मान लीजिए कार्बन के साथ बाकी तो कुछ भी जुड़ा हो सकता है, आर, आर ग्रुप, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ये वाला है, ठीक है। तो वही हमें क्या करना है, जैसे हम पहले उस वाले में कराया था हमने, क्या करना है, H2 और साथ में प्लेटिनम, प्लेटिनम या फिर निकल जो भी है, ठीक है, रिडक्शन करा देना है। तो क्या हो जाएगा, आर, यहाँ पे आर और सी एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो इमिन से भी हम क्या करवा सकते हैं, प्रिपरेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये है ये थी हमारी सेवेंथ प्रिपरेशन। अब जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, देखो ये इनमें अभी तक मैंने इतना ज्यादा, एक तो हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन में बोला है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अब एक जो अभी जो रिएक्शन लिखने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो एट्थ वाली रिएक्शन को लिख लेना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो मैंने होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, एक नाइट्रो वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये है गैब्रियल, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है, थैलीमाइड, थैलीमाइड, इमाइड, ठीक है, ये इमाइड, ठीक है, थैलीमाइड रिएक्शन, ये है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो थैलीमाइड है, ठीक है, थैलीमाइड क्या होता है, देखो इधर बताती हूँ मैं। ये वाला जो ग्रुप होता है ना, देखो CO, और अगर ये वाला होता OH, OH, अगर ऐसे होता है ना तो बेटा इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड, ठीक है। अ, जैसे सैलिसाइलिक एसिड पढ़ा था हमने, ठीक है, वैसे ही इस तरीके से अगर ये इस वाली मेटा पोजीशन पे अगर CO, मतलब ओ एक जगह OH होता है, एक जगह COOH होता है, तो ये कॉमन नेम है जो याद करने पड़ते हैं, ठीक है। उसी तरीके से याद करो, अगर इस तरीके से दो COH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं तो इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड। अगर बिल्कुल दो अपोजिट में होते हैं तो उसको टरथैलिक एसिड बोलते हैं, तो ये कॉमन नेम है, तो ये थैलिक एसिड है, ठीक है। और थैलीमाइड क्या होता है, इसे याद रह जाएगा, थैलिक एसिड की होता है, ठीक है। पहले जब पॉलीमर वाला चैप्टर कराते थे आपके सिलेबस में, अब डिलीटेड है, तो वहां पे थैलिक एसिड, थैलिक एसिड ये सारे आते थे बेटा, ठीक है। तो थैलीमाइड, N, N और H, ठीक है, ये है थैलीमाइड, थैलीमाइड। अब इसको रिएक्ट कराया मैंने एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होता है, ये वाला H और ये वाला OH निकल जाता है, ठीक है, और क्या हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये CO, CO, और यहाँ पे N, नाइट्रोजन, और यहाँ पे N के ऊपर नेगेटिव और K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो RCl,
इस वाले पॉइंट को ध्यान देखना। ये क्या किया है हमने, देखो आर जितने भी ग्रुप का लगाओगे ना उसी हिसाब से तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। मैं समझाने वाली हूँ कैसे। अब जैसे ही आपने RCl को ऐड किया, यानी कि एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को ऐड किया, तो क्या होना है यहाँ पे, ये वाला के इस Cl के साथ चला जाएगा, ठीक है, और N के साथ क्या लग जाएगा, R ग्रुप। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, एक तो KCl बाहर निकल गया, KCl, ठीक है, और प्रोडक्ट हमारा क्या बच गया, CO, ठीक है, CO, और यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन, और यहाँ पे R, ये R लग गया, देखो ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, अब इसका हम आगे क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक है, इसका फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर ऐड करना है एसिडिक मीडियम में, H2O H पॉजिटिव। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हमने वाटर को ऐड कराया। ठीक है, तो जब वाटर को ऐड कराते हो तो कैसे होगा, यहाँ पे ये वाला, और देखो दूसरे कलर का लेते हैं, ये वाला और ये वाला, तो क्या होगा बेटा, वाटर कैसे, दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे, एक OH यहाँ पे, H यहाँ पे। ठीक है, OH यहाँ पे और H यहाँ पे, तो थैलिक एसिड बन जाएगा नेक्स्ट वाले में, देखो बेंजीन, COOH और COOH। ध्यान से देखो ये क्या बच गया है, COOH। वाटर का H2O को कैसे तोड़ा बेटा मैंने, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो COOH COOH प्लस क्या हो जाएगा, RNH2। सॉरी देखो ये H2 वैसे लगा दिया, लेकिन H उस साइड होना चाहिए, नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है ये, RNH2। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन बताती हूँ क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसके अंदर सारा समराइज करते हैं। क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनाया कि बेस्ट मेथड, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन बनेंगे। ठीक है, ओनली फॉर्मेशन ऑफ, ओनली फॉर्मेशन ऑफ ओनली प्राइमरी अमीन्स, इससे हमेशा ही हमेशा प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन होगी। स्टार मार्क कर लो, एसर्शन रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन, इस वाली स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, तो मार्क कर लेना, फॉर्मेशन ऑफ ओनली प्राइमरी अमीन्स। जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन होती है बेटा, उससे हमेशा ही प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन होगी। क्यों होगी बेटा, देखो एक आर ही तो, नाइट्रोजन से एक जगह आर लगेगा बस, बाकी तो जब भी हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो दो जगह तो एच ही लगना है। तो नाइट्रोजन में अगर दो जगह एच लगा है और एक आर लगा हुआ है तो ये प्राइमरी अमीन बना। ठीक है, एक तो ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, एक दूसरा मेथड होता है बेटा हमारे पास, जैसे होफमान अमोनोलाइसिस वाली रिएक्शन, उसमें भी अमीन्स बनाते हैं, लेकिन ये वाला बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि उसमें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी हर तरह की बनेंगे और फिर उनको सेपरेट करो। तो जब भी प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन करानी हो आपको, तो ये वाला मेथड क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ, अगर होफमान एमोनोलाइसिस वाला आप यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन इसमें हमेशा क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा। तो एक तो ये उस केस में देखा जाए तो बेस्ट मेथड हो गया। ठीक है, दोनों में से अगर प्राइमरी ये पूछ लिया जाए, एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा, तो उस केस में गैब्रियल थैलामाइड बेस्ट मेथड हो गया। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन तीसरे टाइप का, तो एक तो ये बताया मैंने, ठीक है, एक ये बताया बेटा मैंने, बेस्ट मेथड के हिसाब से पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन असर्शन रीजन में ही पूछ सकता है, कभी भी बेंज एनिलीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कि एरोमेटिक अमीन्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। हम सोचें कि RNH2 मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाए, ये भी तो प्राइमरी है वैसे देखा जाए तो, देखो ये भी तो क्या है, प्राइमरी। ध्यान से देखो, ये भी तो नाइट्रोजन के साथ एक R ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी तो प्राइमरी है। बट इसकी फॉर्मेशन इसके लिए यूज नहीं किया जा सकता बेटा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। एरोमेटिक जो अमीन्स हैं उनको की प्रिपरेशन नहीं करा सकते हम इस वाले मेथड से, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक के लिए यूज है। तो हम क्या लिखेंगे, बेस्ट फॉर्मेशन ऑफ ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, ये बिल्कुल लिख देना, एलिफेटिक अमीन्स बेस्ट है प्राइमरी अमीन्स बनाने के लिए, और प्राइमरी कौन से वाले, एलिफेटिक वाले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्यों नहीं हो सकता एरोमेटिक का, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो क्यों नहीं हो सकता, वो रीजन और बता देती हूँ बेटा। देखो यहाँ पे बेंजीन के साथ, इसका मतलब तो अगर मुझे बेंजीन लगाना है NH2 के देखो नाइट्रोजन के ऊपर वही ग्रुप लगेगा,
जो यहाँ से RCl से हम डालेंगे। ध्यान से देखो, बेंजीन के ऊपर R वाला वही जाके जैसे अमीन नाइट्रोजन में हमें जो भी चाहिए वो यहाँ से डाल दो। ठीक है, RCl का वही वाला ग्रुप ले लो। अगर मान लो मुझे CH3NH2 बनाना है तो मुझे यहाँ पे CH3 लेना पड़ेगा। अगर मुझे मतलब इथेनामीन बनाना है तो C2H5 ले लूंगी मैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ C2H5 लग जाएगा। तो अगर मुझे बेंजीन, अगर मैंने एनिलीन बनाना है बेटा, तो मुझे आर की जगह क्या लेना पड़ेगा? ध्यान से देखो, मुझे आर की जगह बेंजीन लेना पड़ेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो देखो इधर, बेंजीन के ऊपर अगर आर ये Cl लगा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला इधर दूसरी जगह इरेज करके लिखती हूँ मैं। ठीक है, ये वाला आपने लिख लिया होगा। देखो, अगर इसका मतलब मुझे यहाँ से क्लोरोबेंजीन डालना पड़ेगा, तो क्लोरोबेंजीन में ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब क्लोरोबेंजीन में ये वाला क्या हो जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। हम बात करते हैं तो ये वाला यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। दूसरा, ये वाला पता है क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक, मतलब यहाँ पे CS मतलब अटैक जो होता है ना, चलो इतना पॉइंट ध्यान रख लो कि पार्शियली डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, और बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा बेटा, ये वाला। ठीक है, ये वाला फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लो कि ये वाला नहीं हो सकता। तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, दूसरी बात। ठीक है, और यहाँ पे ये Cl ये नेगेटिव के फॉर्म में नहीं जाता है, ये हम पहले कर चुके हैं, तो इस वजह से ये सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक नहीं करेगा। तो ये रीजन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला समझ आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, ओके बेटा, ओके। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जिस पे ये बोल दिया ना वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत, यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी बनने के चांस हैं। तो इस वाली रिएक्शन को जब बुक से पढ़ो तो भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। चलो, वैसे रीजन में लिखवा भी देती हूँ एक बार थोड़ा सा, इस वाले में। तो एक तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड, और एक ये लिख देना कि जो एरोमेटिक हैलाइड्स हैं, वो जैसे मैंने कहा वो उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है बेटा। जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, तो ये वाला पॉइंट क्या लिखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती हैं किसके अंदर, एरोमेटिक हैलाइड्स के अंदर। ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड्स में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है बेटा। ठीक है, ये वाला है इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला न्यूक्लियोफिलिक से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है एरोमेटिक हैलाइड्स में। तो ये लाइन याद कर लेना, क्योंकि एसर्सन रीजन में मुझे पूरे चांस लगते हैं इस वाले क्वेश्चन के। ओके, सो नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शायद ये 8th या 9th बनेगी। ठीक है, स्क्मिट रिएक्शन है। ठीक है, स्क्मिट रिएक्शन में क्या होता है, देखो जो बेंजोइक एसिड है, या फिर जो हम कह रहे हैं मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अंदर हमने क्या यूज कराना है यहाँ पे, हाइड्रोजोइक एसिड, N3H। ये हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं बेटा, मतलब याद कर लेना। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। बहुत ज्यादा, बहुत कॉमन है नहीं रिएक्शन, बट फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये निकलेगा यहाँ से CO2, तो RNH2, ध्यान से देखना आप, और CO2 बाहर निकलेगा, और N2 बाहर निकलेगा। ठीक है, देखो NH2 जो इस वाले में से है ना, देखो एक H और एक H, तो ये, और एक नाइट्रोजन यहाँ से। ठीक है, तो NH2 ग्रुप हो जाएगा, एक N2 बाहर निकाल दो। पहले क्या कर लेना, देखो याद करने के लिए याद करने का तरीका बता देती हूँ। CO2 बाहर निकाल देना बेटा। ठीक है, और इसमें से N2 बाहर निकाल दो,
तो CO2 और N2 निकालने के बाद आप गिनोगे ना, तो यहाँ पे एक N बच गया है और दो ये हाइड्रोजन, तो RnH2, तो एक कार्बन कम हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं, अमीन्स की। ठीक है, अब आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हल्का सा बताएंगे, आप समझ जाओगे, इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं तो कर लोगे तुम, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फटाफट से बोल देती हूँ, एक बार पढ़ के देखोगे आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम अमीन्स की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन हो जाए इनका, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब आप एयर के एक्सपोजर में छोड़ देते हो या फिर इस तरीके से छोड़ देते हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, मतलब कलर आ सकता है, कलर अपीयर हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, और अगर लोअर मतलब अमीन्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक है, और फिर हमारा वही हायर में लिक्विड, और फिर क्या हो जाएगा हमारा सॉलिड। ये वही है बेटा, इतने सभी चैप्टर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये वही वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हाई, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि NH2 क्या बनाएगा, RnH2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, फोन वाला कंसेप्ट याद होगा तुम्हें। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो, मतलब तो obvious सी बात है, वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। ठीक है, अब इसमें कंपेयर कराते हैं, देखो एक और बात इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कंपैरिजन आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। तो देखो अगर टर्सरी की बात करें, मतलब ये क्वेश्चन कैसे आता है, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इस तरीके से बात करेंगे बेटा। तो एक बार देखते हैं, देखो देखो, सीधा सा कंसेप्ट याद करो, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मान लीजिए हम प्राइमरी अमीन्स की बात करें, तो प्राइमरी अमीन्स में तो क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन की बात करें तो ये सेकेंडरी अमीन है। और टर्सरी की बात करें तो N, R, R और R, ये टर्सरी अमीन है। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देख लो, प्राइमरी अमीन्स में क्या हो जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, सेकेंडरी में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, और टर्सरी में और भी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। ठीक है, या नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, ऐसे बोलेंगे हम। ठीक है, तो अगर इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट में देखा जाए तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो पूछा जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का कंपेयर कराया जाए तो याद कर लो बेटा, प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर कंपेरेबल, अब ये ध्यान रख लेना, इनमें कंपेरेबल मासेस, मासेस मतलब ऑलमोस्ट सेम हो, तब उस केस में मतलब उतना ही मास का प्राइमरी अमीन लिया जाए, उतना ही मास का सेकेंडरी अमीन लिया जाए, उतना ही मास का टर्सरी अमीन लिया जाए, कंपेयर कराया जाए। तो क्या होगा, प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट ज्यादा होगी, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से तो ये पूछा जा सकता है बेटा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सोल्यूबिलिटी। तो आप बताओ, सोल्यूबिलिटी को, सीधी सी बात है, सोल्यूबिलिटी वाटर के साथ देखते हैं हम मेनली, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो जहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है तो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। तो कंसेप्ट जब भी लगाना हो तो देख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो सोल्यूबल हो जाएगा वाटर के अंदर। तो अमीन्स को क्या लिखेंगे हम, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। जैसे जैसे ये बल्कि ग्रुप होते चले जाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे जैसे ये वाला ग्रुप बल्कि हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनाने देगा, इसको हाइड्रोजन को जाने ही नहीं देगा। ठीक है, ये इतनी लंबी पूछ हो जाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो अगर ये एक तो CH3 ऐसे पूछ लिया जाए, CH3NH, और अगर मान लो मैंने लगा दिया CH3, CH2, CH2 और NH,
कौन ज्यादा सोल्यूबल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि ये वाला जो ये लंबी सी पूंछ है ना, ये कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने देगा वाटर के साथ, तो इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे, ये वाला चैप्टर में कर चुके हैं हम, एल्डिहाइड और कीटोन वाले में कल ही किया था। ठीक है, अभी लास्ट वाली क्लास में मैंने थोड़ा सा ऑक्साइम के केस में तो समझाया ही था बेटा, RH। ठीक है, तो और अगर मान लीजिए एन RnH2 है मेरे पास, अमीन्स है RnH2। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से और ये दो हाइड्रोजन यहाँ से, और क्या बनता है बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, CRH, और ये क्या होता है, NR। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, कैसे कर किया हमने, ये क्या किया है, दो हाइड्रोजन निकल गए और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो वाटर बाहर निकल गया वाटर के एलिमिनेशन के साथ। ठीक है, एल्डिहाइड वाले में किया था बेटा, सेकंड वाली प्रॉपर्टी में। ठीक है, वो एल्डिहाइड वाले में, तो उसमें कर चुके हैं हम ये वाले। इसको स्किप्स बेस भी बोलते हैं, स्किप्स बेस, ये जो बनते हैं। ठीक है, मतलब CN, देखो RN, ये वाले H, और ये H होता तो इसको इमाइन बोल देते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, और अगर यहाँ पे R होता है ना, तो इसको स्किप्स बेस बोलते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस टाइप के कंपाउंड्स को, जैसे अगर यहाँ पे N के जगह पे R की जगह पे OH होता तो इनको ऑक्साइम्स बोलते हैं। तो ये कैटेगरी आ गई ना इस टाइप की, R कुछ भी हो सकता है, तो ये पूरी कैटेगरी को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्किप्स बेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई। ठीक है, नेम रिएक्शन, कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट भी चलो इसी पे करा देती हूँ। अगर मान लीजिए CH3CH2NH2 है, और हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। पता है, एक और याद दिलाती हूँ, जब आप ऑर्गेनिक बहुत डिटेल से करते हो ना, तो मतलब तब आप एक आध जगह रिएजेंट को देखते हो, तो रीमन टीमन रिएक्शन में भी ये यूज हुआ था बेटा, यही वाले रिएजेंट याद कर लेना। अगर मतलब रीमन टीमन रिएक्शन में भी यही वाले रिएजेंट हो रहे थे, क्लोरोफॉर्म और KOH या फिर NaOH। ठीक है, तो कई बार रिएक्शन सिमिलर सिमिलर सी लगते हैं, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ। तो रीमन टीमन रिएक्शन जो करते हैं, ठीक है, उसमें भी ये वाले रिएजेंट यूज होते हैं, और यहाँ पे भी तो दो रिएजेंट अलग अलग रिएक्शंस में यूज हो सकते हैं, और उनके बेसिस पे फिर रिएक्टेंट क्या है उसके साथ किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं, तो नाम भी अलग होगा बेटा। ठीक है, ये अमीन्स के लिए है, तो अमीन्स वाले में क्लोरोफॉर्म और KOH को यूज करते हो। ठीक है, जब ब्रोमामाइड रिएक्शन कर रहे थे, तो वो Br2 और KOH या फिर NaOH यूज करते थे। ठीक है, अभी लास्ट रिएक्शन में, तो इन दो तीन रिएक्शंस को बड़े ध्यान से हाईलाइट कर लेना अपना। ठीक है, तो ये अमीन्स के लिए मतलब प्राइमरी अमीन्स के लिए रिएक्शन होती है, ये स्पेशली ये वाली जो रिएक्शन होती है वो प्राइमरी अमीन्स के लिए होती है। तो अब देखना ध्यान से, अ, तो यहाँ पे किसकी नेक्स्ट हो जाएगा बेटा, CH3CH2, और यहाँ पे बनते हैं आइसोसाइनाइड्स, मतलब NC। ठीक है, आइसोसाइनाइड बनते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोसाइनाइड्स या फिर आइसोनाइट्राइल्स बोलते हैं। अब ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए होती है, प्राइमरी अमीन्स के लिए। तो ये एक टेस्ट है प्राइमरी अमीन्स के लिए, क्यों, ये रिएक्शन सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स नहीं देंगे, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देंगे। और दूसरी बात, इसलिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गया, प्राइमरी अमीन्स को बाकी से अलग करना हो। और उसके साथ साथ इसमें क्या होती है, इसकी एक बहुत पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल। जब आप है ना ये जो वर्ड की वर्ड बोलती हूँ, उनको बड़े ध्यान से देखना है बेटा। मतलब जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, कई सारे स्टेप्स होंगे, तो उनमें है ना हमें पहचानना होता है कीवर्ड। तो जहां पे पंजेंट स्मेल दिख जाए कि भाई A को B के साथ रिएक्ट कराया गया और पंजेंट स्मेल आ रही थी, तो आपको समझना है कि पंजेंट स्मेल का लेना देना यहाँ से हो सकता है कुछ, है ना।
तो ये कीवर्ड्स होते हैं, तो इनको बड़ा हाईलाइट करना है। तो पंजेंट स्मेल, तो प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन होती है, और कार्बाइल अमीन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और हाँ, एरोमेटिक हो तो वो भी करेंगे ये वाली रिएक्शन। जैसे एरोमेटिक में, जैसे बेंजीन के ऊपर NH2 होता, ठीक है, तो एनिलीन, एनिलीन है, इसको भी रिएक्ट कराया CHCl3 के साथ और KOH के साथ, तो ये भी ये रिएक्शन देगा बेटा। तो प्राइमरी अमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है, आइसो मतलब नाइट्राइल्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे पंजेंट स्मेल से हमें पहचान लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल की तरह, सरसों के तेल वाली जो स्मेल होती है ना, वो वाली होती है। ठीक है, इसलिए तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो क्या होगा, RNH2, इसको रिएक्ट कराया मैंने CS2। देखो अब ध्यान से समझो, जैसे CO2 होता है ना बेटा, वैसे ही CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे CO2 का कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, तो CS2 को कैसे लिखते हैं, S और S। ठीक है, तो बड़ा आसान है, CS2 को लिख दिया मैंने CS2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये क्या था, याद करना भी आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये S लग गया तो कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, तो H2S। ठीक है, जैसे H2O होता है वैसे H2S। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, RN डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड S। ठीक है, ध्यान से देखना है, S। ठीक है, इसकी जो स्मेल होती है ना, इसकी जो स्मेल है, करेक्टरिस्टिक स्मेल, वो मस्टर्ड ऑयल वाली स्मेल होती है। ठीक है, इस वजह से पहचानते हैं हम।